हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पीवाईक्यू भी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। तो ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोत्थ पर्वत है? पहला विकल्प है हिमालय पर्वत, दूसरा है अपलेशियन पर्वत, तीसरा है यूराल पर्वत और चौथा है मॉस जेस पर्वत। तो ब्रह्मोत्थ पर्वत पूछा गया है। चौथा विकल्प इसमें सही है, मॉस जेस पर्वत। अब ब्रह्मोत्थ पर्वत क्या होते हैं? जिन पर्वतों का निर्माण शैल के टूटने के कारण होता है उनको ब्रह्मोत्थ पर्वत कहते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी लिखा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है और कथन बी कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो ये तीनों ही एकदम सही लिखे हुए हैं। ए, बी, सी तीनों सही है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। कायांतरित सेल के बारे में जितनी बातें लिखी हैं सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं? पहला विकल्प है मध्य मंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है बहिर्मंडल और चौथा है समताप मंडल। तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो है वह मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। वायुमंडल में कितनी परतें हैं? तो सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, इसी में ओजोन मंडल पाई जाती है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। तीसरी है आयन मंडल, चौथी है बाह्य मंडल और पांचवी है बहिर्मंडल। अगला प्रश्न हो, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। पहला विकल्प है लोगों के आवागमन से, दूसरा है घरों के आसपास बसावट से, तीसरा है एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से और चौथा है ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा लिखा है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो ये दोनों ही बातें एकदम सही हैं कि ये पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं और पश्चिम एवं पूर्वी इनके उदाहरण हैं। ए और बी दोनों सही हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। पहला विकल्प है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, दूसरा है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के और चौथा है भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। तीसरा विकल्प उसमें सही है। वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। दूसरा लिखा है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई या उच्चावच पर निर्भर करती है। तो इसमें
ए और बी दोनों ही गलत है, चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अब गलत क्यों है ये भी जान लीजिए। इसमें लिखा है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं। ये गलत है क्योंकि जलवायु एक जगह पर लंबी अवधि में सामान्य मौसम की स्थिति को संदर्भित करता है। दूसरा लिखा है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो ये भी गलत है क्योंकि जो जलवायु है वह अक्षांश, महासागरीय धाराओं, उन्नयन, राहत, प्रचलित हवाओं आदि से प्रभावित होती है, इस पर निर्भर नहीं करती। ये दोनों ही गलत हैं, चौथा विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। लिखा है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा लिखा है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। पहला विकल्प है बायोगैस, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा और चौथा है ईंधन। तो इस प्रश्न में ये जो लक्षण लिखे हुए हैं ये प्राकृतिक गैस के हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है क्योंकि यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विकल्प है अंटार्कटिका, तीसरा है यूरोप और चौथा है एशिया। तो भारत का शोध संस्थान मैत्री अवस्थित है अंटार्कटिका में, दूसरा विकल्प इसमें सही है। इसके अतिरिक्त 2 और शोध संस्थान हैं वहाँ पर, कौन कौन से, दक्षिण गंगोत्री और भारती। तो कुल मिलाकर अंटार्कटिका में 3 शोध संस्थान हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, तीनों को याद रखना है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, दूसरा है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, तीसरा है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं और चौथा है सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो गलत पूछा गया है, चौथा गलत लिखा है सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ये गलत है क्योंकि कुछ खनिजों में धातुओं के भी गुण होते हैं, तो सभी खनिज अधात्विक नहीं होते। ये गलत है और गलत ही पूछा गया है, चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मिलान करना है, तो चलिए मिलाते हैं इनको। नर्मदा घाटी, इसको मिलाएंगे आखेट एवं संग्रहण दूसरे से, वज्जी इसको मिलाएंगे पहले से आरंभिक गणतंत्र, गारो पहाड़ियाँ इसको मिलाएंगे आरंभिक कृषि यानी 5वें से, गंगा घाटी इसको मिलाएंगे तीसरे से और इसको मिला देंगे चौथे से। तो इस क्रम में ए का दूसरा, बी का पहला, सी का 5वां, डी का तीसरा और ई का चौथा यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए लिखा है हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी लिखा है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है वह गलत है और कथन बी सही है। ए गलत, बी सही, यानी चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ए है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। कथन भी लिखा है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें कथन तो दोनों ही सही है, लेकिन जो बी है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था।
पहला विकल्प है सरकारी संस्थानों में, दूसरा है एक निश्चित फीस लेकर, तीसरा है साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, और चौथा है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो ब्रिटिश काल में बच्चों को पढ़ाया जाता था, साल भर पढ़ाया जाता था, लेकिन जब फसल की कटाई का समय आता था तो उस समय नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि उसमें बच्चे खेतों में काम करते थे। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन ए और बी 18-19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के संदर्भ उदय संदर्भ में हैं। कथन ए लिखा है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी लिखा है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो इसमें ए गलत है, बी सही है, ए गलत बी सही, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, BCE का तात्पर्य है। पहला विकल्प है बिफोर क्रिश्चियन एरा, दूसरा है बिफोर कॉमन एरा, तीसरा है बिफोर सीजर एरा और चौथा है बिफोर कंटिंगपरी एरा। तो BCE का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। पहला विकल्प है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है, दूसरा है महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, तीसरा है शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है, और चौथा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है कि महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। पहला विकल्प है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, दूसरा है जंगलों का विनाश हो गया, तीसरा है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, और चौथा है संभवतः नदियां सूख गईं। सही व्याख्या का चयन करें। तो इसमें जो सही है हमें बतानी है। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ये सही है। जंगलों का विनाश हो गया, ये भी सही है। संभवतः नदियां सूख गईं, ये भी सही है। A, B, D यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। पहला विकल्प है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, दूसरा है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं, तीसरा है बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था, और चौथा है मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अगला प्रश्न है, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। पहला विकल्प है उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, दूसरा है गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया, तीसरा है दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और चौथा है अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत बताना है। पहला विकल्प है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, दूसरा है अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, तीसरा है जनजाति गलत है कि अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, ये गलत है क्योंकि लिखित दस्तावेज इनके पास नहीं है, दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेटित किया। पहला विकल्प है
ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मानवों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। दूसरा है अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। तीसरा है भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। और चौथा है तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। पहला विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं? पहला विकल्प है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। दूसरा है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। तीसरा है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। और चौथा है जनता को मतदान का अधिकार। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? पहला विकल्प है लद्दाख, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? पहला विकल्प है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। दूसरा है न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। तीसरा है राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। और चौथा है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं? पहला विकल्प है यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। दूसरा है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। तीसरा है यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। और चौथा है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प इसमें सही है। लक्षण नहीं है पूछा गया है। चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। क्योंकि ये गलत क्यों है? क्योंकि महानदी और कृष्णा पश्चिम की ओर नहीं पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। तो ये इसलिए गलत है और इसमें गलत ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। तीसरा है गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। और चौथा है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो अफ्रीका के बारे में जो सही है दूसरा विकल्प है यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। यह इसमें सही है। और ये गलत क्यों है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये गलत है क्योंकि अफ्रीका का 2/3 हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में और 1/3 हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए ये गलत है। ये इसका उत्तर है गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में है। ये भी गलत है क्योंकि गोबी मरुस्थल जो है वह मध्य एशिया के क्षेत्र में स्थित है। और चौथा लिखा है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो ये भी गलत है क्योंकि यूरोप महाद्वीप जो है वह यूराल पर्वतों द्वारा एशिया से अलग होता है, इसलिए ये तीनों ही गलत हैं। दूसरा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि? पहला विकल्प है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। दूसरा है पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तीसरा है पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। और चौथा है पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो इस प्रश्न के लिए
पहला विकल्प सही है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? पहला विकल्प है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, दूसरा है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य से ज़्यादा खर्च करना, तीसरा है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, और चौथा है सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, कोस्टा रिका उपागम है सैन्य बल न रखना ताकि वो जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। अगला प्रश्न है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। पहला विकल्प है गाड़ियों में, दूसरा है कार्यस्थलों पर, तीसरा है वैवाहिक संबंधों में, और चौथा है सड़कों पर। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, कार्यस्थलों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? पहला विकल्प है विधानसभा के सदस्य नी जनरल। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, केंद्र सरकार। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वे राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पहला विकल्प है पटवारी, दूसरा विकल्प है नगर निगम वार्ड काउंसलर, तीसरा है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, और चौथा है लेखपाल। तो विकल्प से ही पता चल रहा है कि नगर निगम वार्ड काउंसलर ये ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK वासु निर्देश क्या है? पहला विकल्प है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, दूसरा है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, तीसरा है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, और चौथा है गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK वासु निर्देश हैं गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? पहला विकल्प है अनुसूचित जनजातियां, दूसरा है अनुसूचित जातियां, तीसरा है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, और चौथा है अति पिछड़ी जातियां। तो वन अधिकार कानून 2006 अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को स्वीकारता है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण होगा चौथा हमारे अतीत, कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। अगला प्रश्न है, भारत में शरद ऋतु के संदर्भ में कथन A, B और C पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन A, B और C पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है A में लिखा है इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। कथन B लिखा है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। तीसरा लिखा है यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो इस प्रश्न में A, B, C तीनों ही गलत है, चौथा विकल्प इसका उत्तर है। अब ये गलत क्यों है ये भी जान लीजिए। इसमें लिखा है इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, ये गलत है क्योंकि दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है वह वर्षा लाता है और इसमें शरद ऋतु के संबंध में पूछा गया है, इसलिए ये गलत है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी से तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, ये भी गलत है। दूसरा भी और तीसरा भी गलत है, सभी गलत है, चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? पहला विकल्प है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, दूसरा है नर्मदा एवं तापी, तीसरा है महानदी एवं गोदावरी, और चौथा है कृष्णा एवं कावेरी। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए लक्षणों A और B के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें।
लिखा है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी लिखा है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। अब विकल्प है क्षोभ मंडल, दूसरा है संताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है वायुमंडल। तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं, तीसरा विकल्प इसमें सही है। ये दोनों ही लक्षण जो है मध्य मंडल के बारे में है, तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आतपन का संबंध है। पहला विकल्प है वायु दाब के साथ, दूसरा है मौसमी पवनों के साथ, तीसरा है सूर्य ऊर्जा के साथ और चौथा है बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। तो आतपन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है इसमें मिलान करना है, तो चलिए और उचित विकल्प का चयन करें। लिखा है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। कथन भी लिखा है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही हैं, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अनवर जल में डॉल्फिन पाई जाती है। दूसरा है डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। तीसरा है डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो ये तीनों ही एकदम सही लिखे हुए हैं, ए, बी, सी तीनों सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। पहला विकल्प है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन और नाइट्रोजन, तीसरा है मीथेन और हाइड्रोजन और चौथा है मीथेन और हीलियम। तो बायोगैस जो है वह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करें। लिखा है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। दूसरा है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ये गलत है, क्योंकि कुछ का आर्थिक मूल्य होता है कुछ का नहीं होता, इसलिए ये गलत है। लेकिन बी सही है, ए गलत बी सही, पहला विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है मिलान करना है इसमें, तो चलिए मिलाते हैं। विकास का प्रयोग व स्तर, इसको मिलाएंगे पहले से, उद्गम जैव और अजैव बी को दूसरे से, सी को तीसरे से और डी को चौथे से, यानी ये पहले से ही मिले हुए हैं। पहला विकल्प इसमें सही है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ये मिले हुए हैं, पहला विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कथन दिया गया है लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन भी लिखा है हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, लेकिन बी जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है या सही कारण नहीं है, चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। लिखा है वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। दूसरा है ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। तीसरा है ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं और चौथा है ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। तो इसमें जो है पहला सिर्फ सही है, केवल ए, पहला विकल्प इसमें सही। अब इसमें लिखा है ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, तो ये केवल जमीन के ऊपर ही नहीं पाए जाते, ये पृथ्वी के नीचे भी दबे हैं, कभी कभी पानी के नीचे भी पाए जा सकते हैं, इसलिए ये दूसरा वाला गलत है। सी लिखा हुआ है ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते, इसलिए ये भी गलत है। केवल लगा है इसमें, इसलिए ये गलत है। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, इसलिए ये भी गलत है, सिर्फ पहला इसमें सही है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। पहला विकल्प है पत्थर की मोहरें, दूसरा है पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, तीसरा है लोहे से बनी तकनियाँ और चौथा है सोने से बने बर्तन। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें और सोने से बने बर्तन, ए और डी यानी दूसरा विकल्प इसमें
सही है। अगला प्रश्न है, एक महापाषाण काल कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। पहला विकल्प है हड्डियों की संरचना, दूसरा है कंकालों के साथ मिले आभूषण, तीसरा है कंकालों के आकार और चौथा है कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो महिला के कंकाल को पहचानने के लिए उपयुक्त है हड्डियों की संरचना, केवल ए यानी कि पहला विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो ये बिल्कुल सही क्रम में लगे हुए हैं। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव के कृषकों का निवास और चरक, ABCD यानी कि पहला विकल्प इसका उत्तर होगा। ये बिल्कुल क्रम से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्न को सजाएं। अब उल्टे क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले आएगा C, उसके बाद आएगा D, फिर A, फिर B यानी तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन भी लिखा है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्त की भी थी। तो इसमें कथन ए सही है और बी भी सही है, लेकिन जो बी है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कथन ए लिखा है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन भी लिखा है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो इसमें ए सही, है लेकिन बी गलत है। पहला विकल्प इसमें सही होगा, इसका उत्तर होगा, क्योंकि उनके विचारों से सभी लोग सहमत नहीं होते थे। इसमें लिखा है कि उनके विचारों से सभी लोग सहमत होते थे, ऐसा नहीं था। आम लोग जो थे उनका कोई लेना देना नहीं था उनके विचारों से, इसलिए इसका उत्तर पहला विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन भी लिखा है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो पहला ये गलत है और बी सही है। ये गलत किंतु बी सही, यानी दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कथन ए लिखा है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन भी लिखा है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही हैं और बी ए की सही व्याख्या कर रहा है। तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन भी है, जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो ये इसमें पहला विकल्प गलत है और कथन बी सही है। तो ए गलत बी सही, दूसरा इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। दूसरा है, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो इसमें ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या कर रहा है। तीसरा विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, गलत बताना है। पहला है, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। दूसरा है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। तीसरा है, विद्यासागर ने विधवा
विवाह का सुझाव दिया और चौथा है प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। तो चौथा इसमें गलत है कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। ये गलत है, क्योंकि जो प्रार्थना समाज था हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म ग्रंथों की भक्ति की परंपरा का पालन करता था, और इसमें लिखा है केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, इसलिए ये गलत है और गलत पूछा गया है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना राज्य पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, चौथा विकल्प इसमें सही है। जून 2014 से यह भारत के अलग राज्य के रूप में जाना जाने लगा और विभाजित हो गया आंध्र प्रदेश से, चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अभी प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। लिखा है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, दूसरा है पवन अपर्दन, तीसरा है मानव निर्मित गतिविधि और चौथा है सैलों का गिरना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। समुद्री गुफाएं बनती हैं, उसका कारण है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। अगला प्रश्न है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, भारी वर्षा और उच्च तापमान। अगला प्रश्न है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में पहला विकल्प है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तर में स्थित है, दूसरा है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, तीसरा है दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है और चौथा है कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। पहला विकल्प है विषुवत रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है उत्तर ध्रुवीय वृत्त और चौथा है कर्क रेखा। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। लिखा है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, दूसरा है यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, तीसरा है यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है और चौथा है यह अंडाकार आकृति में है। तो यह ए, बी और सी तीनों ही सही लिखे हैं, यह अंडाकार आकृति में है, ये गलत है। ए, बी, सी सही है, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। पहला विकल्प है उच्च वायुदाब, दूसरा है निम्न वायुदाब, तीसरा है बादलों एवं मौसमी घटनाओं से मुक्त होना और चौथा है आंधी वाली परिस्थितियां। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से ये परत मुक्त होती है, ये मंडल जो है बादलों एवं मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए इसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। तीसरा विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है इसमें, तो चलिए मिलाते हैं। ओजोन परत ये किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, एक को तीसरे से मिलाएंगे। रेडियो प्रेशर वायुमंडल, इसको चौथे से मिलाएंगे। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, इसको पहले से मिलाएंगे। और पतली वायु बहिर्मंडल में होती है, तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये, पहला विकल्प है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, दूसरा है अंतर्वार्म से गर्म होती है, तीसरा है गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती है और चौथा है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है इसमें, तो चलिए मिलाते हैं।
स्थानांतरी कृषि, इसको मिलाएंगे तीसरे से सघन वन वाले क्षेत्र। वाणिज्य अनाज कृषि, इसको मिलाएंगे चौथे से शीतोष्ण घास के मैदान। उसके बाद सी को मिलाएंगे दूसरे से और डी को मिला देंगे पहले से। इस क्रम में दूसरा विकल्प सही है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। लिखा है बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। दूसरा है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। तीसरा है ज्वारी ऊर्जा समाप्त होती है और चौथा है पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। तीसरा इसमें गलत है, ज्वारी ऊर्जा समाप्त होती है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भार एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? पहला है जल मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है वायु मार्ग और चौथा है सड़क मार्ग। तो अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है जल मार्ग, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को अनुदित किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 19, दूसरा है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 14 और चौथा है अनुच्छेद 20। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, मिलान करना है इसमें। मिलान नहीं करना है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, यानी ये मिले हुए हैं और कौन से सही है वह बताने हैं। तो राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर सही है, घरेलू कामगार अनियमित मजदूर ये भी सही है, सब्जी विक्रेता स्वरोजगार ये भी सही है, ए बी सी सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। दुकान में सुपरवाइजर ये व्यवसायी ये गलत है, क्योंकि दुकान में सुपरवाइजर एक कर्मचारी होता है, व्यवसायी नहीं, इसलिए डी गलत है और ए बी सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पहला पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं और शैक्षिक सेवाएं, ए बी सी, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही है। निर्माण सेवाएं जो होती हैं ये सार्वजनिक लाभ प्रदान करती हैं, परंतु ये जो है निजी संस्थानों और सरकार दोनों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं, इसलिए ये सार्वजनिक सेवाओं में नहीं आती हैं। ए बी सी तीनों आते हैं, चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, 1883 में इलवर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि? भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। दूसरा है अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। तीसरा है बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया और चौथा है बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो इसमें बी सही है, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। और सी सही है कि बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। बी और सी यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। कथन ए लिखा है 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। कथन बी है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो इसमें ए तो सही है लेकिन बी गलत है। पहला विकल्प इसका उत्तर होगा, ए सही बी गलत। अगला प्रश्न है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले ने 1873 में
ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है? पहला विकल्प है भारत के उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, दूसरा है भक्ति गायकों को, तीसरा है अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, और चौथा है ब्रह्मो समाज सुधारकों को। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किताब का शीर्षक क्या है, कि गुलामगिरी है, ये भी याद रखना है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि गुलामगिरी जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो वह ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी गई है, और ये अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? पहला विकल्प है बेगम अनीस किदवई, दूसरा विकल्प है मुमताज अली, तीसरा विकल्प है हजारा बीबी इस्माइल, और चौथा है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, मुमताज अली। अगला प्रश्न है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? पहला विकल्प है दिद्दा, दूसरा विकल्प है रजिया, तीसरा विकल्प है गौतमी, और चौथा विकल्प है रुद्रमा देवी। तो ये जो लेखांश है वह रजिया के लिए लिखा गया था, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? पहला विकल्प है कोल्डी गांव, दूसरा है इनाम गांव, तीसरा है ब्रह्मगिरी, और चौथा है हुंसगी। तो चूना पत्थर से बने औजार मिले थे हुंसगी में, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी, दूसरा है व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, तीसरा है ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, और चौथा है चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के में कर देना पड़ता था। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। तीसरा इसमें गलत है कि ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, तीसरा विकल्प इसमें गलत है, क्योंकि ये आधा नहीं 1/6 हिस्सा तय किया गया था, इसलिए ये तीसरा इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हो उन्हें कहा जाता है? पहला विकल्प है तारे, दूसरा है तारामंडल, तीसरा है ग्रह, और चौथा है खगोलीय पिंड। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, ग्रह। अगला प्रश्न है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला विकल्प है अहिल्याबाई होलकर, दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा है रानी चेन्नम्मा, और चौथा विकल्प है नाना पाटनीस। तो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया रानी चेन्नम्मा ने, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहा जाता है? पहला विकल्प है आग्नेय शैल, दूसरा है कायंत्रित शैल, तीसरा है अवसादी शैल, और चौथा है प्रारंभिक शैल। तो दबाव व कठोरता के कारण जब कोई शिलाखंड परतदार शैल में बदल जाता है तो उसे कहते हैं अवसादी शैल, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? पहला विकल्प है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है स्वदेशी आंदोलन, और चौथा है भामनूर आंदोलन। तो दांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? पहला विकल्प है लोएस, दूसरा है डेल्टा, तीसरा है हेमोर, और चौथा है छत्रक शिला। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, छत्रक शिला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? पहला विकल्प है जीवाश्म ईंधन, दूसरा है पवन, तीसरा है सौर ऊर्जा, और चौथा है ज्वारीय ऊर्जा।
तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है संसद, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री और चौथा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? पहला विकल्प है अकबर, दूसरा विकल्प है शाहजहां, तीसरा विकल्प है हुमायूं और चौथा विकल्प है जहांगीर। तो विश्व शांति का विचार अकबर द्वारा आगे बढ़ाया गया, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? पहला विकल्प है गुरु नानक देव, दूसरा विकल्प है गुरु अंगद देव, तीसरा विकल्प है गुरु गोविंद सिंह और चौथा विकल्प है गुरु तेग बहादुर। तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है? पहला विकल्प है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, दूसरा है समानता के अधिकार से, तीसरा है जीवन के अधिकार से और चौथा है संवैधानिक उपचार के अधिकार से। तो अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है? पहला विकल्प है संसद, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है न्यायपालिका। तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है संसद, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है? पहला विकल्प है सीमा, दूसरा है निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा है राज्य और चौथा है क्षेत्र। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, निर्वाचन क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? पहला विकल्प है उपनिषद, दूसरा है वेद, तीसरा है आरण्यक और चौथा है पुराण। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, उपनिषद। अगला प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? अगला प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? पहला विकल्प है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है वैदिक काल, तीसरा है महाजनपद और चौथा है गुप्त। तो कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था महाजनपद में, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? पहला विकल्प है छोटा नागपुर, दूसरा है बस्तर, तीसरा है दुर्ग और चौथा है कुन्नूर। तो मुंडा जनजाति निवास करती है छोटा नागपुर में, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? पहला विकल्प है घूर्णन, दूसरा है परिक्रमण, तीसरा है कच्छी समतल और चौथा है प्रदीप्त वृत्त। तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है परिक्रमण, दूसरा विकल्प इसमें सही है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसे घूर्णन कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो घूर्णन हो गया पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, घूर्णन। कच्छी समतल किसे कहते हैं? पृथ्वी से गुजरने वाले तल को इसका कच्छी तल कहते हैं। और प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? वह वृत्त जो दिन को रात से ग्लोब पर विभाजित करता है, प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। और इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? पहला विकल्प है ईदगाह, दूसरा है खानगाह, तीसरा है इबादत गाह और चौथा है दरगाह। तो सूफी संतों के मकबरे को दरगाह कहा जाता है, चौथा विकल्प इसमें सही है। जहां पर सभाएं होती है वहां उस स्थान को खानगाह कहा जाता है। ईदगाह किसे कहते हैं? जहां पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है उसे ईदगाह कहते हैं। और इबादत जहां की जाती है उसे इबादत गाह कहते हैं। और सूफी संतों के मकबरे को दरगाह कहा जाता है, ये बात भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा पाषाण स्थल है? पहला विकल्प है इनामगाह,
दूसरा है हल्लर, तीसरा है भीमबेटका और चौथा है बोर्जभूम। तो पूरा पाषाण स्थल है भीमबेटका, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है केरल और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग जो है वह वर्तमान में उड़ीसा, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। पहला विकल्प है भूसंधि, दूसरा है खाड़ी, तीसरा है द्वीप और चौथा है जल संधि। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है भूसंधि। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था। पहला विकल्प है कपास, दूसरा है सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, तीसरा है चांदी एवं तांबा और चौथा है कंबल। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है एम्फोरा एक है। पहला विकल्प है इटली का सिक्का, दूसरा है लाल चमकदार बर्तन, तीसरा है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार और चौथा है छिद्र युक्त बर्तन। तो एम्फोरा जो है वह एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार में हुआ था। पहला विकल्प है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है प्राचीन काल, तीसरा है मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है प्राचीन काल। अगला प्रश्न है चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। पहला विकल्प है ग्रामम, दूसरा विकल्प है श्रेणी, तीसरा विकल्प है नगरम और चौथा विकल्प है सभा। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है नाथ साहित्य का संबंध है। पहला विकल्प है बंगाली से, दूसरा विकल्प है असमी से, तीसरा विकल्प है उड़िया से और चौथा विकल्प है मैथिली से। तो नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है बिग बियर एक उदाहरण है। पहला विकल्प है आकाशगंगा का, दूसरा है नक्षत्र मंडल का, तीसरा है तारा का और चौथा है गैलेक्सी का। तो बिग बियर उदाहरण है नक्षत्र मंडल का, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पहला विकल्प है पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा है उत्तर से दक्षिण की ओर, तीसरा है पूरब से पश्चिम की ओर, चौथा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पहला विकल्प इसमें सही है। और पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। अगला प्रश्न है विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। पहला विकल्प है कर्क रेखा पर, दूसरा है विषुवत रेखा पर, तीसरा है मकर रेखा पर और चौथा है आर्कटिक वृत्त पर। तो विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है, इसे ही भूमध्य रेखा कहा जाता है, ये भी याद रखना है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला विकल्प है हिमालय, दूसरा है रॉकी, तीसरा है एंडीज और चौथा है आल्प्स। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, तीसरा विकल्प इसमें सही है। और ये कहाँ पर है? यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। पहला विकल्प है मध्य प्रदेश में, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और चौथा है राजस्थान में। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? पहला विकल्प है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है चीन के शीतोष्ण वन और चौथा है चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? पहला विकल्प है गंगा नदी बेसिन, दूसरा है नील नदी बेसिन, तीसरा है मिसिसिपी नदी बेसिन और चौथा है अमेजन नदी बेसिन। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है अमेजन नदी बेसिन, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है मलोका क्या है?
पहला विकल्प है एक जनजाति, दूसरा है एक प्रकार का घर, तीसरा है एक वन्य पशु और चौथा है मलक्का का निवासी। तो मलोक्का जो है एक प्रकार का घर। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरास्थल है। पहला विकल्प है पुरा पाषाणिक, दूसरा है नव पाषाणिक, तीसरा है महापाषाणिक और चौथा है सूक्ष्म पाषाणिक। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, पुरा पाषाणिक। अगला प्रश्न है ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खास कर प्रमुख थे। तो ऋग्वैदिक काल में जो 3 देवता प्रमुख थे वह थे अग्नि, इंद्र और सोम। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। तो संस्कृत के जो है भारत और यूरोपीय परिवार का हिस्सा माना जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है, भारत यूरोप। अगला प्रश्न है न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। पहला विकल्प है दलीलों के आधार पर, दूसरा है दिए गए शुल्क के आधार पर, तीसरा है सबूतों के आधार पर और चौथा है पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है सबूतों के आधार पर। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। पहला विकल्प है वेंकटेश्वर पंथ, दूसरा है जगन्नाथ पंथ, तीसरा है विश्वनाथ पंथ और चौथा है अमरनाथ पंथ। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, जगन्नाथ पंथ। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। पहला विकल्प है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, दूसरा है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा, तीसरा है प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा और चौथा है गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, अभी आया था। ये तीसरा विकल्प इसमें सही है, सबूतों के आधार पर। अगला प्रश्न है 7वीं शताब्दी में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार विभिन्न क्षेत्रों में किस नाम से जाने जाते थे। पहला विकल्प है महासामंत, दूसरा है अमात्य, तीसरा है महामात और चौथा है सामंत। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, सामंत। बड़े भूस्वामी और योद्धा। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, सामंत। अमात्य जो है ये दीवानी सेवक होते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों में किसके समय वेटी कर नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। पहला विकल्प है चोल, दूसरा है गुप्त, तीसरा है पाल और चौथा है चालुक्य। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। चोल राजवंशों के समय में वेटी कर नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चित्र शैलियों में से किसमें भारत को एक अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सैलानियों को पड़ताल करनी पड़ती थी। पहला विकल्प है भित्ति चित्र शैली, दूसरा है मनोहारी भूदृश्य चित्र शैली, तीसरा है खर्रा चित्र शैली और चौथा है रूप चित्रकारी चित्र शैली। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, मनोहारी भूदृश्य चित्र शैली। अगला प्रश्न है नरू जलप्रपात निम्नलिखित पठारों में से किसमें पाया जाता है। पहला विकल्प है पूर्वी अफ्रीकी पठार, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, तीसरा है तिब्बत का पठार और चौथा है भारत का छोटा नागपुर पठार। तो हुंडरू जलप्रपात पाया जाता है भारत के छोटा नागपुर पठार में। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सबसे कम समय लेता है। पहला विकल्प है बुध, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है नेपच्यून। तो अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सबसे कम समय लेता है बृहस्पति। तीसरा विकल्प इसमें सही है। सूर्य के सबसे निकट है बुध, ये भी याद रखना है। और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित महासागरों में से किसमें
पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है? पहला विकल्प है आर्कटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर और चौथा है अटलांटिक महासागर। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। प्रशांत महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है और उसका नाम है मेरियाना गर्त। ये भी याद रखना है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है सह्याद्री को सामान्यतः जाना जाता है। पहला विकल्प है पूर्वी घाट, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है अरावली और चौथा है हिमालय। तो सह्याद्री को जाना जाता है पश्चिमी घाट के रूप में। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल सुअपवाहित दोमट मृदा में सबसे अच्छी तरह उगती है? पहला विकल्प है कॉफी, दूसरा विकल्प है कपास, तीसरा विकल्प है चाय और चौथा विकल्प है जूट। तो दोमट मृदा में सबसे अच्छी तरह उगती है चाय। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना निम्नलिखित में से किसने की? पहला विकल्प है इलांगो, दूसरा विकल्प है थिरुवल्लुवर, तीसरा विकल्प है नक्कीरर और चौथा विकल्प है सत्यनार। तो सिलप्पदिकारम की रचना की इलांगो ने। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला विकल्प है बोध गया में, दूसरा विकल्प है मगध में, तीसरा विकल्प है सारनाथ में और चौथा विकल्प है वाराणसी में। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। पहला विकल्प इसमें सही है। पहला उपदेश कहाँ दिया? तो वह सारनाथ में दिया। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है प्राचीन नगरों में वलय कूप खोजे गए हैं जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व विकसित थे जिनका उपयोग होता था। पहला विकल्प है पूजा के लिए, दूसरा विकल्प है नहाने के लिए, तीसरा विकल्प है कूड़ेदान के लिए और चौथा विकल्प है सिंचाई के लिए। तो प्राचीन नगरों में जो वलय कूप खोजे गए हैं उनका उपयोग होता था कूड़ेदान के लिए। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? पहला विकल्प है पंचायत समिति, दूसरा विकल्प है जिला परिषद, तीसरा विकल्प है पंचायत का प्रधान और चौथा विकल्प है सरकार। तो ग्राम पंचायत की सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद से जुड़े 2 राज्य हैं। पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक और केरल। तो कावेरी जल विवाद से जुड़े 2 राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने विशाल जलाशयों हौज सुल्तानी का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया? पहला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा है इल्तुतमिश। तो हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है द्राक्षा कृषि विटिकल्चर से अभिप्राय है। पहला विकल्प है विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन, दूसरा है अंगूर की खेती, तीसरा है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन और चौथा है वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना। तो द्राक्षा कृषि यानी विटिकल्चर से अभिप्राय है अंगूरों की खेती। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? पहला विकल्प है प्राकृत, दूसरा विकल्प है हिंदी, तीसरा विकल्प है पाली और चौथा विकल्प है संस्कृत। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी संस्कृत में। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? पहला विकल्प है बोध गया, दूसरा विकल्प है सारनाथ, तीसरा विकल्प है सांची और चौथा विकल्प है छोटला कोंडा। तो इसमें अभी बताया था कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? पहला विकल्प है पांडे, दूसरा विकल्प है मौर्य, तीसरा विकल्प है चोल और चौथा विकल्प है कुषाण। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, मौर्य। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित राजवंशों में किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? पहला विकल्प है कुषाण, दूसरा विकल्प है चोल, तीसरा विकल्प है चेर और चौथा विकल्प है पांड्य। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, चेर। अगला प्रश्न है सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? पहला विकल्प है जूट, दूसरा विकल्प है सिल्क, तीसरा विकल्प है सूती वस्त्र और चौथा विकल्प है नायलॉन। तो सुनहरी जरी एक किस्म है जूट की, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है वात दिक्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पहला विकल्प है वायु वेग, दूसरा विकल्प है वायु दाब, तीसरा विकल्प है वायु दिशा और चौथा विकल्प है वायु तापमान। तो वात दिक्दर्शी का प्रयोग किया जाता है वायु की दिशा मापने के लिए, तीसरा विकल्प इसमें सही है। वायु का वेग किससे मापते हैं? तो एनीमोमीटर से मापते हैं। वायु का दाब बैरोमीटर से नापते हैं और वायु का तापमान थर्मामीटर से मापते हैं। ये बातें भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? पहला विकल्प है समताप मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है वायुमंडल, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है? पहला विकल्प है तटबंध, दूसरा है बाढ़ का मैदान, तीसरा है विसर्ग और चौथा है चाप झील। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, विसर्ग। अगला प्रश्न है भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, कहलाती है? पहला विकल्प है नगरीय भूगोल, दूसरा है जैव भूगोल, तीसरा है जनसांख्यिकी और चौथा है मानव भूगोल। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, जनसांख्यिकी। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव की जनसंख्या के संरचना के विषय में बताती है, जनसांख्यिकी कहलाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ये प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है। पहला विकल्प है ईंधन, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है सौर ऊर्जा और चौथा है कोयला। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? पहला विकल्प है सेरीकल्चर, दूसरा है विटीकल्चर, तीसरा है हॉर्टिकल्चर और चौथा है पिसीकल्चर। तो टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है पिसीकल्चर, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विकल्प है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है अफ्रीका और चौथा है यूरोप। तो आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, पहला विकल्प सही है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी? पहला विकल्प है ताड़ पत्रों पर, दूसरा है पत्थरों पर, तीसरा है कागज और चौथा है लकड़ी। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां लिखी जाती थी ताड़ पत्रों पर, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? पहला विकल्प है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल और चौथा है महापाषाण काल। तो सबसे लंबी अवधि है पुरा पाषाण काल की, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पहला विकल्प है पंजाब, दूसरा विकल्प है हरियाणा, तीसरा विकल्प है गुजरात और चौथा विकल्प है जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, गुजरात। गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? पहला विकल्प है ब्राह्मी, दूसरा विकल्प है पाली, तीसरा विकल्प है संस्कृत और चौथा विकल्प है प्राकृत। तो ऋग्वेद की जो भाषा है वह संस्कृत है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध
मगध महाजनपद के पहले शासक थे? पहला विकल्प है महावीर, दूसरा विकल्प है प्रसेनजीत, तीसरा विकल्प है बिंबिसार और चौथा विकल्प है अजातशत्रु। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे बिंबिसार, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? पहला विकल्प है बुद्ध, दूसरा विकल्प है धम्म, तीसरा विकल्प है अहिंसा और चौथा विकल्प है संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक नहीं है अहिंसा, जबकि बुद्ध, धम्म और संघ तीनों ही हैं, अहिंसा नहीं है। तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? पहला विकल्प है विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, दूसरा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, तीसरा विकल्प है लोकसभा सदस्य और चौथा है विधानसभा के सदस्य। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है विधानसभा के सदस्य यानी विधायकों के द्वारा किया जाता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? पहला विकल्प है संसदीय और एकात्मक, दूसरा है राष्ट्रपति और संघीय, तीसरा है राष्ट्रपति और एकात्मक और चौथा है संसदीय और संघीय। तो भारत द्वारा जिस शासन प्रणाली को अपनाया गया था वह है संसदीय और संघीय। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? पहला विकल्प है 48, दूसरा विकल्प है 84, तीसरा विकल्प है 47 और चौथा विकल्प है 74। तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वह है 84 यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अब प्रश्न पूछ दिया जाए कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए 84, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? पहला विकल्प है समानता का अधिकार, दूसरा विकल्प है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला विकल्प है शिक्षा का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है धर्म की आज़ादी का अधिकार और चौथा है संपत्ति का अधिकार। तो मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। चौथा विकल्प इसमें सही है क्योंकि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? पहला विकल्प है शारीरिक विकलांगता, दूसरा विकल्प है लिंग, तीसरा विकल्प है जाति और चौथा विकल्प है वंश। तो अस्पृश्यता जो है वह जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है राज्यपाल और चौथा विकल्प है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है मुख्यमंत्री, तीसरा विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा विकल्प है राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कभी कभी लिख के आता है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार भी सही होगा ऑप्शन में। इसमें राष्ट्रपति दिया गया है। चौथा विकल्प इसमें सही है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? पहला विकल्प है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, दूसरा है सरकार का ढांचा, तीसरा है राजनीतिक दलों के नाम और चौथा है नागरिकों के अधिकार। तो संविधान में राजनीतिक दलों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा, जबकि नागरिकों के अधिकार, सरकार का ढांचा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, इन सब का उल्लेख किया गया है। राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री और चौथा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
तो राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करते हैं राष्ट्रपति। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? पहला विकल्प है सी राजगोपालाचारी, दूसरा विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे? पहला विकल्प है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा विकल्प है बी पट्टाभी सीतारमैया, तीसरा विकल्प है TT कृष्णामाचारी और चौथा विकल्प है सी राजगोपालाचारी। तो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। पहला विकल्प है रामानुज द्वारा, दूसरा विकल्प है वासवन्ना द्वारा, तीसरा विकल्प है एकनाथ द्वारा और चौथा विकल्प है सखुबाई द्वारा। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया गया रामानुज द्वारा। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, गैरीसन नगर से अभिप्राय है। पहला विकल्प है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है, दूसरा है किले बंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, तीसरा है वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है और चौथा है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, किले बंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? पहला विकल्प है ऑक्सीजन, दूसरा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा विकल्प है नाइट्रोजन और चौथा विकल्प है हीलियम। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78%। ऑक्सीजन लगभग 21%। तो इसमें तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। पहला विकल्प है समुद्री गुफा, दूसरा है हिमोर, तीसरा विकल्प है लोयस और चौथा विकल्प है तटबंध। तो हिमनद के निक्षेपण को हिमोर कहा जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? पहला विकल्प है उच्चावच, दूसरा विकल्प है समय, तीसरा विकल्प है वनस्पति जात, प्राणी जात और चौथा विकल्प है जलवायु। तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को समय निर्धारित करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? पहला विकल्प है सत्र न्यायालय, दूसरा विकल्प है उच्चतम न्यायालय, तीसरा विकल्प है उच्च न्यायालय और चौथा विकल्प है जांच न्यायालय। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। यदि कोई व्यक्ति जो है वह जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? पहला विकल्प है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, दूसरा विकल्प है नागपुर, मदुरै, दिल्ली, तीसरा विकल्प है पुणे, मद्रास, कलकत्ता और चौथा विकल्प है सूरत, मदुरै, दिल्ली। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। अगला प्रश्न है, गैरीसन नगर से अभिप्राय है। ये प्रश्न अभी आ चुका है। दूसरा विकल्प इसमें सही है, किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। अगला प्रश्न है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं। पहला विकल्प है पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। दूसरा है इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। तीसरा है यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। पहला विकल्प है पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, दूसरा है मृदा में नमी बनाए रखने में, तीसरा है मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में और चौथा है अवनलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए गुरु नानक की रचनाओं को
गुरुमुखी में संकलित किया? पहला विकल्प है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा विकल्प है गुरु अंगद, तीसरा विकल्प है गुरु अर्जन और चौथा विकल्प है गुरु तेग बहादुर। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, गुरु अंगद। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। लिखा है, सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है भारतीय केंद्रीय सरकार, दूसरा है भारतीय अधिकारी तंत्र, तीसरा है कोई भी राज्य सरकार और चौथा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? पहला विकल्प है सरपंच, दूसरा विकल्प है वार्ड के सदस्य, तीसरा विकल्प है सचिव और चौथा विकल्प है ग्राम सभा सदस्य। तो इसमें ए और बी, सरपंच और वार्ड के सदस्य ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्यभार संभालते हैं। ए और बी यानी पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? पहला विकल्प है मुर्शिद कुली खान, दूसरा विकल्प है नादिर शाह, तीसरा विकल्प है अली वर्दी खान और चौथा विकल्प है बुरहान और मुगल। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, मुर्शिद कुली खान। आखिरी प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा? पहला विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा विकल्प है विलियम बेंटिक, तीसरा विकल्प है लॉर्ड कैनिंग और चौथा विकल्प है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाए। के वीडियो में कुल 181 प्रश्न थे और सभी प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण हैं। ये एक वीडियो ही आपकी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में हेल्प कर सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि ये अन्य लोगों तक भी पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं रिप्लाई अवश्य करूंगी। तो आपको लगे कि कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही किसी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।